एक फिल्म, तीन नाम, 3 साल की लड़ाई और पूरे 127 कट्स की मांग। और आखिरकार जब बिना एक भी कट्स के ये मूवी रिलीज होती है तो सिर्फ 48 घंटों में इसे बैन कर दिया गया, यानी कि इसे गायब कर दिया गया। लेकिन असली कहानी इस फिल्म की नहीं है। असली कहानी उस आदमी की है जिसे ये सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी 30 साल पहले और आज। इसी सच को दिखाने वाली इस मूवी को आज भी वैसे ही रोका जा रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक सेंसरशिप की कहानी है तो रुकिए, क्योंकि जो सवाल इस वीडियो के आखिर में उठेगा वो सवाल सिर्फ इस फिल्म के बारे में नहीं है। वो सवाल ये है, अगर सरकार आज 30 साल पुराने इस कोर्ट वेरीफाइड जानकारी से इतना डर रही है तो फिर कल आपकी बारी कब आएगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं वो सच बताऊंगा जो कोई भी बड़ा न्यूज चैनल कभी दिखाता ही नहीं। आखिर सरकार किस बात से डर रही है और इसका अगले साल के पंजाब चुनाव से क्या कनेक्शन है। तो आखिर इन 48 घंटों में हुआ क्या था, इस टाइमलाइन से समझते हैं। 3 जुलाई शुक्रवार की रात को जी ग्लोबल पर सतलुज बिना किसी कट के रिलीज हो जाती है। दिलजीत दोसांझ, अर्जुन रामपाल, कानवाल जीत सिंह जैसे कलाकारों की ये फिल्म, जिसे डायरेक्ट किया था हनीफ रेहान ने, 5 जुलाई रविवार की शाम यानी कि रिलीज के ठीक 2 दिन बाद ZEE5 अपने कैटलॉग से इस मूवी को इंडिया से हटा देता है और इसके बदले में सिर्फ एक बयान देता है कि करंट डेवलपमेंट की वजह से भारत में ये मूवी अगले आदेश तक उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कौन से डेवलपमेंट और ये किसने कहा और क्यों। ZEE5 ने ये आज तक साफ नहीं किया, लेकिन इतना जरूर सामने आया कि ये ब्लॉक भारत सरकार के आदेश पे हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट 69A के तहत ये वो कानून है जो भारत सरकार को ये ताकत देता है कि जब भी कोई कंटेंट भारत की अखंडता और संप्रभुता पे असर डालेगा तो सरकार उसे बैन कर सकती है। ये फैसला लिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कमेटी ने, जिसका नाम है इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी यानी IDC। इसमें होम, इंफॉर्मेशन और IT तीनों डिपार्टमेंट के लोग मिलकर बैठते हैं। बैन के ठीक अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं और वो जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनिए। मुझे पहले से अंदाजा था कि ऐसा होगा, बस ये नहीं पता था कि इतना जल्दी होगा। मुझे लगा शायद सोमवार को दफ्तर खुलने पर होगा, पर ये तो रविवार के शाम को ही हो गया, इसलिए हमने आगे प्रमोशन रोक दी थी। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कमेटी के लोगों ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि रॉनी स्क्रूवाला और ZEE5 के मालिकों को बुलाकर ये सवाल किया कि जिस मूवी पर पहले से रेड फ्लैग था उसे बिना किसी से पूछे कैसे रिलीज कर दिया गया। तो फिर सवाल तो और भी उलझ जाता है कि आखिर इसकी रिलीज को अलाउ किसने किया और इसे ब्लॉक किसने करवाया। लेकिन अभी हम इस पहेली को नहीं सुलझाएंगे। पहले हम बात करेंगे उस कहानी के बारे में जो ये मूवी हमें दिखाना चाहती है। साल 1980 के आसपास पंजाब उस दौर से गुजर रहा था जिसे आज हम मिलिटेंसी पीरियड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार और फिर इंदिरा गांधी की हत्या और फिर 1984 के दंगे, इन सारी बड़ी घटनाओं के बाद पंजाब पुलिस को एक खुली छूट मिल गई कि पंजाब पुलिस बिना किसी सबूत के किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर उठा सकती थी। और इसी दौर में एक शख्स था जिसका नाम था जसवंत सिंह खालरा, अमृतसर के एक बैंक का ऑफिसर, जो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, कोई एक्टिविस्ट भी नहीं था, जो कि सिर्फ एक आम आदमी था। और अचानक उसके अपने आसपास के लोग गायब होने लगे। इसके बाद जब खालरा ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और उसे जो मिला उसने उसकी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। अमृतसर म्युनिसिपल रिकॉर्ड्स के फाइल्स को खंगालते हुए खालरा को कुछ ऐसे फाइल्स मिले जिसमें नाम, उम्र और पता दर्ज था कुछ ऐसे लोगों का जिन्हें पंजाब पुलिस ने मारकर खुद ही जला दिया, सिर्फ उन्हें अनक्लेम्ड बॉडी बताकर। खालरा ने यह दावा किया था कि 25,000 से ज्यादा सिख नौजवानों को फर्जी एनकाउंटर में पंजाब पुलिस ने मारकर जला दिया। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 25,000 का जो आंकड़ा है ये आज भी डिबेट का विषय है, मतलब ये अभी भी कंफर्म नहीं है। लेकिन कोर्ट ने एक डेटा को वेरीफाई किया जो कि आपको आगे चलकर मालूम पड़ेगा। लेकिन खुद CBI ने इस बात को अपनी जांच में कंफर्म किया कि सिर्फ अमृतसर में ही 2097 केसेस पाए गए थे और ये कोर्ट में वेरीफाइड भी है। अब आप भी सोचते होंगे कि ये दो डेटा किस तरह के हैं, जिसमें से एक जो 25,000 का आंकड़ा है वो खुद खालरा का दावा था और दूसरा जो कि कोर्ट ने वेरीफाई किया और CBI की जांच में जो कि 2097 का आंकड़ा था। इस बात के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। जरा इस बात को एक बार सोच कर देखिए कि उस परिवार का क्या हाल होगा कि उसे नहीं पता कि उसके बेटे, उसके पति और उसके पिता का उसके आखिरी वक्त में क्या हाल था। खालरा को ये बात अच्छे से मालूम था कि ये जानकारी बहुत ही खतरनाक होने वाली है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। 6 सितंबर 1995 को खालरा अपने घर के बाहर अपनी कार को धो रहे थे और यही वो टाइम था जब किसी ने खालरा को आजाद देखा था या फिर ये कहे कि आखिरी बार देखा था। इसके बाद कोर्ट में जो बात सामने आई वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये बात मैंने नहीं कही, ये बात खुद कोर्ट के फैसले के शब्द हैं और आप इसे ध्यान से सुनिएगा। खालरा को झाबल पुलिस स्टेशन में इलीगली डिटेन करके रखा गया था। कोर्ट ने कहा कि उस समय के तत्कालीन SSP अजीत सिंह सांधू और उनके कुछ और सीनियर अफसर ने मिलकर को इस कदर मारा तो अधभरे और बहुत कमजोर हो चुके थे और उनके शरीर पर बहुत ही ज्यादा घाव के निशान थे। कोर्ट में एक गवाह ने बताया कि उसने 2 बार गोली चलने की आवाज सुनी
और इसके बाद खालरा की जिंदगी वहीं खत्म हो गई। इसके बाद उसकी लाश को एक वैन में रखा गया, जबकि उस वक्त भी खालरा का खून बह रहा था, और फिर सबूत को मिटाने के लिए और उसकी बॉडी को हरके के पास की एक नहर में बहा दिया गया। और मैं आपको इस बात को बताना चाहूंगा कि आज तक खालरा की बॉडी किसी को नहीं मिली। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि इंसाफ मिलने में जितना अधिक वक्त लगा वो शायद इस क्राइम से भी ज्यादा तकलीफदेह। खालरा की हत्या की खबर फैलने के बाद SGPC के प्रेसिडेंट गुरुचरण सिंह तोहरा ने सुप्रीम कोर्ट को एक टेलीग्राम भेजकर जांच की तत्काल मांग की। इसके बाद जस्टिस कुलदीप सिंह की बेंच ने CBI जांच का आदेश दे दिया। इसके बाद CBI ने जांच की और ये बात सामने आया कि सिर्फ खालरा नहीं बल्कि 2087 केसों को आइडेंटिफाई किया गया और 2001 में पूरे 70 FIR हुई। लेकिन यहाँ से जो हुआ वही असली सवाल है। इन केसेस के ट्रायल शुरू होने में पूरे 25 साल लग गए, क्योंकि सरकारी प्रोसिक्यूशन को सैंक्शन ही नहीं दिया गया था। और इसी बीच पंजाब सरकार ने पुलिस विभाग में एक और सेल को तैयार कर दिया। मैं उसी सेल की बात कर रहा हूँ जो इन आरोपी पुलिस वालों के केस को लड़ने का खर्च उठाती थी या फिर उन्हें वकील को मुहैया कराती थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार थे वो इस केस को लड़ने के लिए अपने जमीन और जायदाद को बेचकर इस केस को लड़ रहे थे। एक बार सोच कर देखिए कि जिसने अपराध किया उसकी फीस खुद सरकार भर रही है, और जिसके परिवार के लोग मारे गए वो लोग अपनी जमीन को बेचकर उनके केस को लड़ रहे हैं। और आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सीधा दखल देने के बाद प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन मिल गई और इसके बाद जाकर सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ। 2005 में CBI कोर्ट पटियाला ने 6 पुलिस ऑफिसर्स को दोषी ठहराया। 2007 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 5 आरोपियों की सजा को बढ़ाकर उम्र कैद कर दिया और 6ठे को बरी कर दिया। और नवंबर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों की सजा को बरकरार रखा। पूरे पंजाब में अब तक फर्जी एनकाउंटर और इलीगल क्रिमिनेशंस के ऊपर करीब 135 पुलिस वालों को सजा हो चुकी है। लेकिन अब सुनिए वो सच्चाई जो अब तक बहुत लोग को नहीं पता है। उस टाइम के पंजाब पुलिस के चीफ KPS गिल के ऊपर भी खालरा को टॉर्चर करने और उनके मर्डर करने का आरोप लगा था। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बार बार जांच की मांग की थी, लेकिन KPS गिल कभी भी इस केस में कन्विक्टेड नहीं हुए और फिर 2017 में उनकी मौत हो गई, वो भी बिना किसी ट्रायल का सामना किए। और इसके बाद SSP अजीत सिंह सांधू की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसे सुसाइड का नाम दिया गया। ये वही ऑफिसर था जो खुद खालरा के टॉर्चर में शामिल था। SSP अजीत सिंह सांधू की मौत के बाद उसके ऊपर के लोग कभी इस केस में सामने आए ही नहीं। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी पर। इस फिल्म की कहानी खुद खालरा की कहानी से कम दिलचस्प नहीं है। इस फिल्म का पहला नाम था घल्लूघारा, एक ऐतिहासिक शब्द जो 1746, 1762 और 1984 के सिख नरसंहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2022 में इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC के पास सर्टिफिकेट पाने के लिए भेजा। इस प्रोसेस में पूरे 6 महीने लग गए और पूरे 21 कट्स की मांग की गई। लेकिन CBFC की मांग इन 21 कट्स पर सीमित नहीं रही, धीरे धीरे उनकी मांग बढ़ना शुरू हो गई और आखिरकार 127 कट्स पर पहुंच गई। इस फिल्म के असल घटनाओं से जुड़े हुए सीन को हटाने को कहा गया और साथ ही खालरा के प्रेजेंटेशन को भी हटाने की बात की गई। और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि पुलिस के टॉर्चर वाले सीन्स को भी हटाने को कहा गया। इसके बाद इस फिल्म के मेकर्स ने इसका नाम बदल दिया, पहले पंजाब 95 और फिर सतलुज। इसके बाद 2023 में इस फिल्म के मेकर्स ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से इस फिल्म को वापस खींच लिया, क्योंकि इस फिल्म के सर्टिफिकेशन का विवाद खत्म में नहीं हो रहा था। और तब जाके इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का सोचा। और पूरे 3 साल की जंग के बाद 3 जुलाई 2026 को ये फिल्म बिना एक भी कट के पूरी दुनिया में रिलीज हो गई। अब आते हैं उस सवाल पर जिसे जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर बार बार पूछ रहे हैं। पहला फैक्ट, पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी कि अगले साल। दूसरा फैक्ट, फिल्म रिलीज होने के बाद SGPC और शिरोमणि अकाली दल जैसे संगठनों ने खुलकर बैन का विरोध किया और राज्य भर में फिल्म को दिखाने की घोषणा की। और तीसरा फैक्ट, यही G5 पर द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और द बंगाल फाइल जैसी पॉलिटिकली सेंसिटिव फिल्में आज भी मौजूद हैं। और मैं कोई निष्कर्ष नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल फैक्ट दे रहा हूँ, फैसला आपको करना है। लेकिन एक चीज को समझना बहुत जरूरी है, चाहे वजह जो भी हो, इसका असर सिर्फ इस फिल्म तक सीमित नहीं है। पंजाब जैसे राज्य में जहाँ पर मिलिटेंसी पीरियड के जख्म अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं है, वहाँ पर किसी भी सेंसिटिव मुद्दे को छिपाना या ब्लॉक करना कुछ और नए सवालों को खड़ा कर देता है। एक तरफ जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी कहानी को फिर से दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका पुराना गुस्सा और सरकार के ऊपर अविश्वास वापस से उठ खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये तर्क है कि जब किसी कहानी को बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के दिखाया जाए तो वो पुराने घावों को हरा कर सकती है, खासकर तब जब कोई राज्य पहले से ही पॉलिटिकली सेंसिटिव दौर से गुजर रहा हो। और यही वजह है कि इस तर्क को सही या गलत साबित करना बहुत मुश्किल है। तो अब वो सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, लेकिन वो सवाल ये नहीं कि सरकार सही है या गलत है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ऐसे मुद्दे को जो कोर्ट से पहले से ही वेरीफाइड है, उसे बार बार रोकना उसे सुलझाता है या सिर्फ टालता है। जसवंत सिंह खालरा ने अपनी आखिरी स्पीच में एक बात कही थी,
सच और अंधेरे की जंग की एक कहानी सुनाई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सच बोलने की कीमत क्या हो सकती है। और फिर भी जसवंत सिंह खालड़ा ने सच बोलना नहीं छोड़ा और आज 30 साल बाद भी उसी कहानी को दिखाने की कोशिश की जा रही है और उसे रोका भी जा रहा है। और अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि अगर सच इतना खौफनाक है कि उसे बार बार छिपाना पड़े, तो आखिर असली डर लग किसे रहा है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई राय हो तो वो भी जरूर दीजिएगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि खालड़ा जैसे इंसान की कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर न रह जाए।